अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ MGT 611 की लेक्चर नंबर 7 में। हम बिज़नेस एंड लेबर लॉ की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ कवर कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 7 का मेन टाइटल है कॉन्ट्रैक्ट्स, एसेंशियल एंड काइंड्स। आज के लेक्चर में टॉपिक 1 हम डिस्कस करेंगे, वो है कॉम्पिटेंट पार्टीज़। सेकंड टॉपिक है फ्री कॉन्सेंट ऑफ पार्टीज़। थर्ड पे हम डिस्कस करेंगे हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। और फोर्थ और लास्ट टॉपिक हमारा होगा काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो आइए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड्स, जैसा कि हम स्लाइड्स में देख चुके हैं कि हमारे लेक्चर का जो मेन टाइटल है वो एसेंशियल एंड काइंड्स है। तो आइए इस लेक्चर को डिटेल में देखते हैं और जिन टॉपिक्स को एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है वो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ एज़ पर माई बेस्ट नॉलेज, आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करूँ। नंबर 1 पे हमें दिया गया है कॉम्पिटेंट पार्टीज़। ये एक इंपॉर्टेंट एसेंशियल है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का, उसकी लीगल कैपेसिटी के अंदर। जो भी पार्टीज़ जो हैं वो जब एक कॉन्ट्रैक्ट में इंटर होती हैं तो इसकी जो सारी डिटेल है वो सेक्शन नंबर 7 में प्रोवाइड की गई है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1878 है आई थिंक सो, उसके अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड की गई हैं। अब इसकी जो मेन डेफिनेशन जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दी गई है वो क्या है? एवरी पर्सन इज़ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज़ द एज ऑफ मेजोरिटी। यानी कि हर बंदा जो मेजोरिटी की एज पे, जैसे नॉर्मली पाकिस्तान में 18 ईयर्स कंसिडर की जाती है, ज़्यादातर कंट्रीज़ में 18 ईयर्स ही है कि बंदा एक मेजर हो जाता है। माइनर से मुराद ये होती है कि 18 साल से कम जो है वो माइनर कहलाता है और 18 साल से ज़्यादा या 18 साल वो मेजर के अंदर आ जाता है। इस कानून के मुताबिक क्या होता है कि जो बंदा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एज 18 ईयर्स हो गई तो ठीक है, वो दिमागी तौर पे ठीक होना चाहिए और उसमें किसी किस्म की यानी कि कोई दिमागी मोहताजी उसमें नहीं होनी चाहिए, यानी कि उसको बातें समझ में नहीं आती या वो अपने फ़ैसले खुद अक्लमंदी से नहीं कर सकता, या थोड़े से जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं अगर वो उस किस्म का है तो वो नहीं हो सकता। इस कॉन्ट्रैक्ट के एक्ट के इस डेफिनेशन के मुताबिक ऐसे बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नहीं किया जा सकता। सिंपल टर्म्स में अगर हम बात करें, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जो है हर बंदा जो हु इज़ लीगली कंसिडर एज एन एडल्ट, एक बंदा जो कि लीगली एक अडल्ट कंसिडर किया जाता है, उसको मेंटली भी कैपेबल होना चाहिए एंड नॉट प्रोहिबिटेड बाय एनी स्पेसिफिक लॉ एंड एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि कोई भी ऐसा कानून जो कि उसको तहफ़्फ़ुज़ देता हो, जैसे जो लोग पागल होते हैं उनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अक्सर लोग बोलते हैं कि यार इस बंदे का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, आप इसको कुछ मत बोलें, अगर ये आपको पत्थर भी उठा के मार देगा, इससे आपकी जान चली जाएगी, तो इस पर एक्शन नहीं होगा क्योंकि लीगली ये पागल है, इसको नहीं पता ये क्या कर रहा है। तो यहाँ पर वो बात की जा रही है कि बाय एनी स्पेसिफिक लॉ हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। दिस सेक्शन डील विद पर्सनल कैपेसिटी इन 3 डिस्टिंक्ट ब्रांचेज। यानी कि ये जो सेक्शन है वो पर्सनल कैपेसिटी के अंदर 3 मुख्तलिफ ब्रांचेस के साथ डील करता है। पहली तो क्या हो गई कि डिस्क्वालिफिकेशन बाय इन्फेंसी। डिस्क्वालिफिकेशन बाय इन्फेंसी का क्या मतलब होता है कि वो बंदा जो है वो अडल्ट नहीं कंसिडर किया जाएगा, उसकी एज इतनी नहीं हुई है जितनी कि उस लॉ के मुताबिक रिक्वायर्ड है। अब ये मुख्तलिफ कंट्रीज़ में मुख्तलिफ हो सकते हैं। वैसे नॉर्मली 18 ईयर्स जब हो जाए तो वो एक अडल्ट कंसिडर किया जाता है। डिस्क्वालिफिकेशन बाय इंसैनिटी। इंसैनिटी से मुराद क्या है कि इंसान का जो है वो जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं हो, तो ये इंसैनिटी में आती है और एज जो है वो इन्फेंसी के अंदर आती है। अदर स्पेशल डिस्क्वालिफिकेशन बाय पर्सनल लॉ। और पर्सनल लॉ पे यानी कि उसके अंदर कोई ख़ामी है या कोई अदर उसके अंदर कोई मसला है, उसकी वजह से उसको कानून की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, तो वो चीज़ें भी इसके अंदर आ रही होती हैं। टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि आप किसी से एक वादा कर लें और उस वादे पे कायम रहें और उस परफॉर्मेंस के मुताबिक जो है वो पूरा उतरे। पिछले लेक्चर्स में हम डिटेल में इसको डिस्कस कर चुके हैं। माइनर्स एग्रीमेंट को यहाँ पे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। माइनर इज़ नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि हमने ऊपर भी देखा कि एक माइनर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में कॉम्पिटेंट नहीं होता। दिस प्रोपोजिशन इज़ कैपेबल ऑफ 2 कंस्ट्रक्शन। यानी कि इस बात से 2 मतलब निकलते हैं। इधर डेटा माइनर इज़ एब्सोल्युटली इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि पहला मतलब ये, एक माइनर जो है वो बिल्कुल ही इनकॉम्पिटेंट है कि उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। इसके अगर ऐसा केस होगा तो उसमें क्या होगा, एग्रीमेंट स्ट्रेट अवे वॉइड हो जाएगा। यानी कि वॉइड एग्रीमेंट वो होते हैं जिसको पीछे से कानून से इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। और दैट ही इज़ इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट ओनली इन द सेंस दैट ही इज़ नॉट लायबल ऑन द कॉन्ट्रैक्ट थ्रू द अदर पार्टी इज़ इन विच केस देयर इज़ अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि इसका मतलब यह है कि वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में बड़ा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो स्ट्रेट अवे कैंसिल हो जाता है, ठीक है, यानी कि उसको कानून से इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, उसकी बेसिस पे जाके आप किसी से भी कानून में उसका केस वगैरह नहीं करवा सकते। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि 2 पार्टीज अगर इन्वॉल्व हैं तो उन दोनों पार्टीज़ में से कोई एक बंदा जो है वो केस कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर एक माइनर इन्वॉल्व है और एक बड़े इन्वॉल्व है, माइनर की साइड से मैं बोलूँ कि भाई ये तो मेरा भांजा है, भतीजा है या कोई और है और इसकी बेसिस पे मैं आप पे केस करना चाह रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होता। वॉइडेबल एग्रीमेंट वो होता है जिसमें दोनों पार्टीज़ में जो लोग उस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है वही एक दूसरे पे केस कर सकते हैं, कोई थर्ड पर्सन जो है वो केस नहीं
नहीं कर सकता। तो आई होप सो कि द डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज़ नाउ क्लियर इन माइंड ऑफ यू। इफ़ द एग्रीमेंट इज़ वॉइड द माइनर कैन नेदर सू और नॉर बी सूड अपॉन। अगर वॉइड एग्रीमेंट है तो माइनर पे ना केस किया जा सकता है, ना माइनर किसी और पे केस कर सकता है। एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट कैपेबल ऑफ रेक्टिफिकेशन इन एनी मैनर। और अगर इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी भी सूरत में किसी भी अदालत में नहीं किया जा सकता कि चैलेंज, और उसमें कोई भी मजिस्ट्रेट जो है वो आपकी हेल्प नहीं करेगा। इफ़ इट इज़ वॉइडेबल ही कैन सू अपॉन इट। अगर वो वॉइडेबल एग्रीमेंट है तो दोनों में से कोई एक जो है वो सू कर सकता है। थ्रो ही कैन नॉट सूट बाय अदर पार्टी एंड द कॉन्ट्रैक्ट बाय रेक्टिफाइड द माइनर हिज अटेम्प्टिंग मेजोरिटी। जब वो मेजर हो जाएगा जब जाके वो उस पर केस वगैरह कर सकता है। वेयर एन इन्फेंट रिटेन प्रॉपर्टी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एनी ऑफ द कोर्टेबल रेमेडी। ये क्या होता है, प्रॉपर्टी के केसेस वगैरह में होता है कि जब बच्चा, अल्लाह ना करे, कोई बच्चा अगर यतीम होता है तो उसमें क्या होता है कि उसका कोई कस्टोडियन बन जाता है, कोई पावर ओवर अटॉर्नी किसी के पास होती है, वो उसका ख्याल रखते हैं, और जब वो 18 ईयर्स का हो जाता है तो सारी प्रॉपर्टी उसके हवाले करना पड़ती है। नहीं तो फिर क्या होता है, जब वो मेजर हो जाता है तो उससे साइन वगैरह लेना पड़ते हैं कि 18 ईयर्स के बाद जब वो माइनर से अडल्ट बन गया और अब उसकी कानूनी हैसियत आ गई, अगर वो उस कानूनी हैसियत के अंदर किसी के नाम कर देता है जायदाद तो हो सकती है। लेकिन अगर उसकी जायदाद वो छोटा था और बड़े होकर उसने किसी के नाम नहीं की और फिर कोई उस पर कब्जा करता है तो वो केस कर सकता है। और ये एग्जाम्पल बेस्ट बैठती है एज पर माई नॉलेज इस केस के ऊपर। उसके बाद बात हो रही है रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन क्या होता है, सिंपल टर्म्स में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा ये देखें, ये कुछ मैंने स्टिकी नोट्स लगाए हुए हैं और हाईलाइट किए हुए हैं और सेम कलर का स्टिकी नोट लगाया हुआ है। अगर आपको ये हैंडआउट्स आपको मुझसे चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी मौजूद है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, फेसबुक पेज का लिंक भी मौजूद है। जो मेथड आपके लिए सूटेबल है उससे मुझसे कॉन्टैक्ट कर लें, मैं या मेरी टीम का कोई भी बंदा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये नोट्स प्रोवाइड कर देगा। रेटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। व्हेन अ माइनर इंटर इनटू एन एग्रीमेंट इट कंसिडर वॉइड। जब एक माइनर एक एग्रीमेंट में जाता है तो एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है। एज अ रिजल्ट देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रेटिफाइंग और वैलिडेटिंग एग्रीमेंट ऑन। इसी तरीके से उस एग्रीमेंट को आप रेटिफाई नहीं कर सकते, कानून आपकी कोई सपोर्ट नहीं करेगा। सिमिलरली इफ अ पर्सन साइन अ प्रोमिसरी नोट एज माइनर एंड देन ट्राइज टू सेटल इट व्हेन इट बिकम अडल्ट इट कैन बी लीगली इन्फोर्स्ड। अब एक बंदा जो कि माइनर है, ठीक है, और वो कोई एग्रीमेंट साइन करता है और जब वो मेजर हो जाता है तो वो केस कर सकता है, तो ये वॉइडेबल एग्रीमेंट होगा। जो बात हम ऊपर कर चुके हैं, अब इसमें जो रेटिफिकेशन होगी यानी कि हम एक दूसरे पे केस करेंगे और वो केस आगे चलेगा, सॉल्व होगा, तो ये जो प्रोसेस है वो रेटिफिकेशन कहलाता है। पेमेंट ऑफ डब इनकर्ड ड्यूरिंग माइनॉरिटी। अब यहाँ पे बात हो रही है कि अगर आपने किसी से उधार लिया है माइनॉरिटी के अंदर तो इसकी पेमेंट किस तरीके से होगी और इस पर लॉ क्या कहता है। Where a person attaining majority pays of debt incurred by him during minority, no question of ratification of a contract arises since an agreement with a minor is morally void and not lawful. The sum paid cannot be used for subsequently and in law it must regarded on the same footing as a gift. यानी कि अगर आप किसी माइनर को आप पैसे दे देते हैं और जब वो बड़ा हो जाता है तो उस पर केस करते हैं कि इसने मुझसे इतने पैसे लिए और वापसी कर दें, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये एक वॉइड एग्रीमेंट है और कानून इस पर आपको सपोर्ट नहीं करेगा और जो भी पैसा है वो एज ए गिफ्ट कंसिडर कर लिया जाएगा। Act 1890 or the various Court of Wards Act or to enter into a contract for the purchase or sale of immovable property on behalf of the minor with the sanction of the court। अब यहाँ पे ये sanctions वगैरह बताई गई हैं कि माइनर के बिहाफ पे जो प्रॉपर्टी वगैरह आप खरीदते हैं उस पर कौन से सेक्शन लगते हैं और किस तरीके की चीज़ें होती हैं। एक गार्डियन जो है, सर्टिफिकेटेड गार्डियन जो है वो अपॉइंट किया जाता है और वो जो है वो माइनर की बिहाफ पे प्रॉपर्टी वगैरह खरीद रहा होता है। पर्सन अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग द कैपेसिटी ऑफ अ वुमन टू कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इफेक्टेड बाय हर मैरिज अंडर द लॉ। यानी कि अब इसमें ये बता रहे हैं कि अगर कोई खातून है, वो माइनर है और उसकी कल को शादी हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि शादी के बाद उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है और सारी चीज़ें जो हैं वो पिछली वो ख़त्म हो जाएंगी, बल्कि वो रहेंगी और उसके ऊपर अगर वो कोई एक्शन करना चाहे तो वो कर सकती है, उसका लीगल राइट जो है वो सेफ रहेगा। पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट आर रिक्वायर्ड टू बी। अब हम इस जो हमने ऊपर से लेके यहाँ तक जो पढ़ा है उसको समराइज़ करके 3 पॉइंट्स में बताया जा रहा है। पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट आर रिक्वायर्ड टू बी द एज ऑफ मेजोरिटी। यानी कि जो पार्टीज़ हैं उसको मेजर होना चाहिए, यानी कि माइनर नहीं होना चाहिए। अगर वो मेजोरिटी की एज पे हैं तो वो केसेस वगैरह कर सकते हैं। ऑफ साउंड मैन, उसका दिमागी हालत जो है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। नॉट बार्डेड फ्रॉम एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट बाय ऑपरेशनल लॉ। और किसी ऐसे कानून के तहत वो जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में दाखिल नहीं हो सकते। जैसे कि अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि स्पेशल कानून क्या होता है, एक बंदा पहले से मुजरिम है, फ्रॉड के केस में है और आप उसके साथ वो ज़मानत पे बाहर आया और आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो कल को जब उस पर केस जाएगा तो जज आपको कह सकता है कि ये तो पहले ही इस पर केस था, सारी चीज़ें थी, आप थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करते, सारी चीज़ें करते, फिर आप जाते। तो एक बंदा जो पहले से ही केस भुगत रहा है और बार बार आ रहा जा रहा है तो उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर एक केस है या 2 केस हो जाए तो इतनी परेशानी की बात नहीं है उसके लिए, क्योंकि उसके स्टेट ऑफ माइंड में ऐसा होता है। तो ऐसे लॉज वगैरह को भी आपको देखने की ज़रूरत है। दिस इज़ नॉट एन बेस्ट एग्जाम्पल बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको कोई ना कोई एग्जाम्पल यहाँ पे दे दी जाए। फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज, दिस इज एन इंपॉर्टेंट एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इट रिक्वायर्ड द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी इंटर इनटू विद फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज। फ्री कंसेंट का मतलब ये होता है कि कुछ एलिमेंट्स होते हैं कि एक बंदा जब किसी 2 पार्टीज़ में जब लोग
कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दाखिल हो रहे हैं तो उन पे किसी किस्म का दबाव ना हो, कोई फ्रॉड ना हो, आप उसको बातें गोल मोल करके ना बता रहे हों, उस एग्रीमेंट में कोई जानबूझ के मिस्टेक ना कर रहे हों। जैसे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होता है कि ख़वातीन को जो है वो लॉ की इतनी समझ नहीं होती, या आम लोगों को भी इतनी कानून की समझ नहीं होती, तो लोग क्या करते हैं, अंगूठे लगवा लिए जाते हैं। जो लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन अल्लाह पाक ने उनको अच्छा खासा नवाजा होता है, तो उनसे जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, भाइयों के बीच में नाइत्तेफाकियाँ हो जाती हैं, तो वो क्या करते हैं कि एक भाई इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए कि वालिद साहब इतने पढ़े लिखे नहीं हैं या वालदा इतनी पढ़ी लिखी नहीं, तो अंगूठे लगवा लेते हैं, साइन करवा लेते हैं, तो उनको पता नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें जो हैं फ्री कंसेंट के अंदर आती हैं। फ्री कंसेंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? कोर्सन आती है, अंडर इन्फ्लुएंस आती है, फ्रॉड है, मिसरिप्रेजेंटेशन है, मिस्टेक है। अंडर इन्फ्लुएंस किसी के दबाव में, फ्रॉड यानी कि किसी को धोखा देना, मिस रिप्रेजेंटेशन हो गई कि हकाइक कुछ और थे लेकिन आपने पेश इस तरीके से किए कि अगला बंदा समझ नहीं पाया। जैसे इंस्टॉलमेंट की टर्म्स होती हैं, और आजकल जो ऐप्स वगैरह चल रही हैं लोन पेमेंट वाली, उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं वो आपको इतना कंफ्यूज कर देती हैं, आप समझ नहीं पाते। लेकिन जब आप एग्रीमेंट में इंटर हो जाते हैं तो बाद में आपको पता चलता है यार ये तो मेरे साथ बड़ा मसला हो गया। फिर कुछ मिस्टेक्स कर दी जाती हैं जानबूझ के एग्रीमेंट के अंदर, या सीरियसली बनाते हुए मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो फिर वो सारी चीज़ें जो है वो फ्री कंसेंट के अंदर आती हैं। अच्छा, इसमें फर्स्ट पॉइंट था कोएर्सन, इसको थोड़ा डिफाइन करने की ज़रूरत है। कोएर्सन रेफर टू द एक्ट ऑफ फोर्सिंग या परसुइंग समवन टू डू समथिंग अगेंस्ट देयर विल बाय यूजिंग थ्रेट्स, फिजिकल फोर्स और बाय अनफेयर टैक्टिस। यानी कि अब इसमें क्या होता है कि एक बंदा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना चाह रहा है और दूसरा बंदा जो है वो उसको फोर्स कर रहा है, यानी कि वो अगर किसी बड़ी पोजीशन पे है वो ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, या आप उसके यहाँ जॉब करते हैं, या रिश्तेदारी में क्या होता है कि अगर शादी हुई भी होती है, कोई बहनोई होता है, हर केस में ऐसा नहीं होता। या हम दूसरी मिसाल लेते हैं कि एक बंदा जो है वो एक सुपीरियर पोजीशन पे है, अब वो सुपीरियर पोजीशन का फ़ायदा उठाते हुए अपने नीचे के वर्कर जो हैं उसको दबा रहा होता है, और उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करे तो अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाते हुए उसको इन्फ्लुएंस करे कि वो उसके प्रेशर के अंडर है, और उस सिचुएशन का फ़ायदा उठा के कोई कॉन्ट्रैक्ट करे, तो ये चीज़ गलत होती है और ये कोएर्जन के अंदर आती है। उसके बाद काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की बात हो रही है। काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? जैसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हैं, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट हैं और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट हैं। इनको वन बाय वन हम डिटेल में देखेंगे कि ये क्या है। सबसे पहले वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हम पढ़ चुके हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि इन्फोर्सेबल होता है लॉ के मुताबिक, लेकिन उसमें क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जैसे कोएर्जन नहीं होना चाहिए, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, और ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ये एक सिंपल सी डेफिनेशन जो आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद ये एक एग्जांपल दी है, ये आप पढ़ लीजिएगा। मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इजी टू अंडरस्टैंड है, आप पढ़ेंगे आपकी समझ में आ जाएगी। उसके बाद वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज द वन विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ अदर पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर ऑफ अदर। ऊपर हम बात कर चुके हैं कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि दो बंदे अगर मैं और आप जो कि वीडियो देख रहे हैं, हम दोनों अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए हैं और तीसरा बंदा आपके साथ बैठ के वीडियो देख रहा है, तो हम दोनों का कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे हम दोनों में किसी चीज़ में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो हम दोनों एक दूसरे के ऊपर केस भी कर सकते हैं, हम दोनों एक दूसरे से पूछ कर सकते हैं, सारे मामले कर सकते हैं, लेकिन थर्ड पर्सन जो है वो एज बाय लॉ कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद इसकी एग्जांपल दी गई है। हम एक सिंपलर सी एग्जांपल देखते हैं कि अब यहाँ पे क्या हुआ हुआ है। देखें, मिस्टर यासिर इंटू एन एग्रीमेंट टू सेल हिज हाउस टू मिस्टर उमर फॉर 1 मिलियन। कि मिस्टर यासिर एक एग्रीमेंट में एंटर हुए हैं कि वो अपना घर जो है वो मिस्टर उमर को बेच देंगे 1 मिलियन का, लेकिन उनका घर जो है वो 2 मिलियन का है। कि एग्जाम्पल फोर्स कर लेते हैं हम। द कंसेंट ऑफ मिस्टर उमर वाज ऑब्टेन्ड बाय यूज़ ऑफ कोएर्जन बाय मिस्टर यासिर। अब मिस्टर यासिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि मिस्टर उमर को अपनी जॉब की, अपनी पोस्ट का और अपनी ताकत का फ़ायदा उठाते हुए उनको जो है वो कंसेंट कर रहे हैं, कोएर्जन कर रहे हैं, और उनका 2 मिलियन का घर जो है वो 1 मिलियन में ख़रीद रहे हैं। तो ये कौन सा एग्रीमेंट? ये एग्रीमेंट जो है वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आएगा और अंडर इन्फ्लुएंस या कोएर्जन के अंदर आएगा, अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री कंसेंट, जो कि हाँ यहाँ पे हम इसकी बात करके गए हैं। अब उसके बाद है गिफ्ट अंडर मुस्लिम लॉ, फ्रॉड इन प्रोक्योरिंग गिफ्ट, प्रिंसिपल ऑफ सेक्शन अप्लाइज। अ गिफ्ट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट। एक गिफ्ट अगर आप किसी को आप देते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। थॉ इन मुस्लिम लॉ इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन मुस्लिम कानून के अंदर जो है वो इसको कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। बट द प्रिंसिपल ऑफ सेक्शन 19 में भी एप्लीकेबल इवन टू गिफ्ट। लेकिन जो असली कानून है, जो लॉ है हमारे यहाँ, उसको देखें, बाज़ जगहों पे शरीयत फॉलो की जाती है और बाज़ जगहों पे जो है वो एप्लीकेबल कानून फॉलो किए जाते हैं। जैसे पहले काजी वगैरह होते थे, वो सारी चीज़ें जो थी फॉलो की जाती थी। आज भी बहुत से इलाकों के अंदर पहले जिरगा वगैरह फैसला करता है, जो कि इस्लामी कानून के मुताबिक काजी या उस कबीले के जो बड़े लोग हैं वो फैसले करते हैं। उसके बाद जो है वो अदालत में वो रजिस्टर्ड करवाते हैं और वो एज पर इस्लामिक कानून होते हैं, तो उसको माना जाता है। तो गिफ्ट के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट है, अगर ऐसे इलाके में कोई गिफ्ट वगैरह पे कोई बात आ जाए कि मैंने उसको तोहफे में ये चीज़ दी है, तो वो मुस्लिम लॉ के मुताबिक वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो उस चीज़ को मुस्लिम लॉ के ऊपर जांचते हैं, समझते हैं और फिर उसको फैसला करते हैं। अब ऐसा फैसला जब वो अदालत में सबमिट करवाते हैं तो अदालत उसको प्रिंसिपल ऑफ सेक्शन 19 के अंदर देखती है और
देयरफॉर अ गिफ्ट टेंटेड विद फ्रॉड वुड बी वॉइडेबल एंड नॉट वॉइड। तो वो जो वाला जो गिफ्ट वाला कॉन्ट्रैक्ट है वो भी एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, कि ऐसा नहीं होगा कि वो इन्फोर्स नहीं किया जा सकता लॉ से, बल्कि वो इन्फोर्स किया जा सकता है, वॉइडेबल हो सकता है जब दोनों में से, गिफ्ट लेने वाला या देने वाले में से कोई एक बंदा जो है वो कानून की अगर मदद हासिल करना चाहता है तो मुस्लिम कानून भी उसको सपोर्ट करता है और ये जो कानून है ये भी उसको सपोर्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट बाय स्टैच्यूटरी बॉडी। स्टैच्यूटरी बॉडी क्या होता है? स्टैच्यूटरी बॉडी की मिसाल इस तरीके से ले सकते हैं हम कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, उसने जो है उसको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला है और उस कॉन्ट्रैक्ट ने जो है मिसअंडरस्टैंड कर दिया क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को। एबीसी कॉर्पोरेशन के देखें, एक एबीसी कंपनी है और एक एक्स वाई जी कंपनी है। अब दो कंपनियों की आप मिसाल ले लें कि एबीसी कंपनी ने एक्स-वाई-जी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई आप हमें ये बिल्डिंग बना के देंगे। तो एबीसी कंपनी ने एक प्रोजेक्ट मैनेजर हायर किया और प्रोजेक्ट मैनेजर को बताया कि आपने जो है वो ये बिल्डिंग बनानी है। अब उस बिल्डिंग का जो डिज़ाइन था वो उसको कस्टमर ने कम्युनिकेट किया कि इस तरीके से बनाना है। अब वो जो प्रोजेक्ट मैनेजर था वो डिज़ाइन को गलत समझ गया, यानी कि उसकी जब क्लाइंट से बात हुई तो वो ठीक तरीके से उस डिज़ाइन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाया और उसने वो डिज़ाइन बनाना शुरू कर दिया। लेकिन जब वो डिज़ाइन थोड़ा बहुत बन गया और क्लाइंट ने उसको सर्वे किया या एबीसी कंपनी के खुद के उनके सीनियर्स ने विजिट किया, उन्होंने बोला ये डिज़ाइन तो इस तरीके से है ही नहीं, ये डिज़ाइन तो दूसरे तरीके से था। तो उसने बोला कि नहीं, ये डिज़ाइन तो मेरी क्लाइंट से बात हुई है कि भाई ये तो इस तरीके से, वो यहाँ पर वो बोलेंगे कि आपके साथ क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट करने वाला कौन होता है? कॉन्ट्रैक्ट तो स्टैच्यूटरी बॉडी के साथ होता है और स्टैच्यूटरी बॉडी इस केस के अंदर कौन है? एबीसी कंपनी। तो एबीसी कंपनी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसको गलत समझ लिया किसने? प्रोजेक्ट मैनेजर ने, और वो ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो है ख़राब हो गया। अब क्लाइंट जो है वो सू कर सकता है, यानी कि केस कर सकता है एबीसी कंपनी के ऊपर कि आपने जो है वो ये चीज़ें सही नहीं की हैं। Promise to do an act in future not perform, not a misrepresentation. A promise to perform an act in future if not fulfilled would not an amount of misrepresentation. अब यहाँ पे एक चीज़ क्लियर की जा रही है कि मैंने और आप जैसे दो लोगों ने, ए और मिस्टर बी ने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि ए जो है वो मिस्टर बी का घर बना के देंगे 3 महीने के अंदर, और उसके लिए 1 लाख रुपए लेंगे और इसमें से 1,20,000 रुपये शुरू में दिए जाएंगे और बाकी 80,000 रुपये जो हैं वो घर बनने के बाद प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। लेकिन वो घर नहीं बन पाया, ठीक है। अब ये जो है वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, ब्रीच ऑफ प्रॉमिस होगा, लेकिन ये मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। बहुत से लोग क्या बोलते हैं कि भाई ये मिस रिप्रेजेंटेशन हो गई, ये तो ऐसी बात हुई नहीं थी हमारे दरमियान, हमने तो ये किया था वो किया था। लेकिन ये सारी चीज़ें जब रिटर्न एग्रीमेंट में होंगी तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं कहलाएगी, बल्कि ये कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, क्योंकि प्रॉमिस किया गया था, फ्यूचर में ऑब्लिगेशन जो है वो मेड की जाएगी। इसमें लेक्चर नंबर 2 या 3 में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो आपको तो लेक्चर 2 और 3 आप देख लें। दूसरी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि MGT 611 एक लॉ से रिलेटेड एक सब्जेक्ट है, कोर्स है, और इसमें जो है वो थोड़े बहुत डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट हैं और वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो लेक्चर्स हैं वो डाउन दी ग्रेड, जैसे जैसे आप लेक्चर्स में आगे बढ़ते रहते हैं 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और फिर 6, 7 तक जाते रहते हैं, तो ये जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो डिफ़िकल्ट होते जाते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पिछले लेक्चर स्किप कर देते हैं और डायरेक्ट नेक्स्ट लेक्चर पे आ जाते हैं। तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप टाइम बचाने की कोशिश करते हैं, बल्कि उल्टा आपका नुकसान हो जाता है कि जो टाइम आप इन लेक्चर्स पे लगा रहे होते हैं वो भी वेस्ट हो रहा होता है, क्योंकि पिछले आपके जो बेस के टॉपिक्स हैं वो कम आपके क्लियर नहीं होते। और मैं और कोई भी टीचर जो आपको पढ़ा रहा है वो सिंपल टर्म्स नहीं बताएगा। अगर सिंपल टर्म्स बढ़ाने बैठेगा तो फिर वही लेक्चर जो है वो 1-1, 2-2 घंटे के हो जाएंगे, ठीक है। और ये उन स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादती हो जाएगी जो कि लेक्चर कंटिन्यू लेते हुए आ रहे हैं। तो अगर आपने लेक्चर नहीं लिया तो आप पिछले लेक्चर ज़रूर ले लें, भले उनकी स्पीड तेज़ करके ले लें, लेकिन वो लेक्चर लाजमी लें। वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट एक्टिकमन कैन नॉट बी चैलेंज सब्सिक्वेंटली, यानी कि सेक्शन 19 की बात हो रही है। सेक्शन 19 के अंदर सब्स क्लॉज है 13(2) सेल ऑफ गुड्स एक्ट, कि आप सेल्स जो चीज़ें वगैरह आप सेल करते हैं, मिसरिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग द मॉडल ऑफ द कार बाय द सेलर इफ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रीसेंट आफ्टर द कार हैड बीन यूज बाय द बायर। अब इसमें क्या हो रहा है कि एक कार जो है वो सेलर ने सेल की और उसने कार का मॉडल जो है वो बताया कि ये 1948 मॉडल की है। लेकिन जब वो कार बंदे के पास चली गई और उसने चलाना शुरू किया तो उसको जाके पता चला कि यार ये कार जो है वो तो 1947 मॉडल की है और ये मुझे 1948 बोल के सेल किया। तो इसमें जो है वो सेल ऑफ एक्ट का वो लगेगा और मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड का केस नहीं होगा, ये भी मिसरिप्रेजेंटेशन का नहीं होगा, बल्कि इस पर केस किया जाएगा और बायर के पास ये पूरा राइट है कि वो केस करे और उसके बाद जो है वो अपने पैसे वापसी ले, या अदालत जिस तरीके से हुक्म देती है, मजिस्ट्रेट जो हुक्म देता है वो उस सेलर को करना पड़ेगा, क्योंकि ये कानून के तहत धोखे के अंदर आएगा। उसके बाद फ्रॉड लिमिटेशन की बात हो रही है। तो फ्रॉड लिमिटेशन में थोड़ा सा डिफिकल्ट टेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है। एग्जांपल जो है मैंने सिंपल सी एग्जांपल आपके लिए की है कि एक पर्सन जो है, इफ़ अ पर्सन इन पोजेशन ऑफ अ पीस ऑफ लैंड, कि एक बंदे के कब्जे में जो है वो कुछ ज़मीन है, लेकिन कोई बंदा जो है वो उसके पेपर बना लेता है, यानी कि जाली पेपर बना देता है और उस पर दावा करता है कि ये जो है वो मेरी ज़मीन है। तो इसके ऊपर जो है वो इन दोनों के ऊपर जो है वो फ्रॉड का मुकदमा चलेगा और ये डीड जो है वो उसको वॉइड करार दे दिया जाएगा, यानी कि
जो पेपर्स होते हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड बनाया जाता है। अब वो बंदा जो जाली पेपर बनाएगा तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड पीछे नहीं होगा जो कि गवर्नमेंट के पास है। तो ये जब ये केस अदालत में जाएगा तो गवर्नमेंट के पास जो पेपर और रिकॉर्ड लगे हुए हैं और वो वाले रिकॉर्ड और असली वाले रिकॉर्ड तो मैच कर जाएंगे, लेकिन जाली रिकॉर्ड मैच नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आके ये फ्रॉड का केस हो जाएगा और ये एग्रीमेंट जो है वो वॉइड हो जाएगा। उस बंदे का ये केस जो है वो वॉइड करके रिजेक्ट कर दिया जाएगा और जो जिस बंदे की ज़मीन थी इसके पास ओरिजिनल पेपर हैं वो जो है वो असली मालिक कहलाएगा। Applicability: it is an essential requirement that when executing sale deed, a person, peradvenitian lady, should be in known that deed in question was of sale. Section 19 would not apply if her awareness was only that deed was executing was power of attorney. Peradvenitian lady से क्या मुराद है? रिलीजियस वुमेन, हुडो पर्दा। अब यहाँ पे क्या होता है, इसमें ये बताया जा रहा है कि भाई ये फ्रॉड और लिमिटेशन अगर आप किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा करते हैं तो वो किस तरीके से होगा। अब ये बात बहुत समझने की है, ये कोर्स से हट के भी आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी बात है कि आप लोगों को पता होना चाहिए एप्लीकेबिलिटी क्या होती है फ्रॉड और लिमिटेशन के अंदर। कि एक खातून की मिसाल दी गई है यहाँ पे जो कि वो पर्दा करती हैं, घर से नहीं निकलती। अब जो खातून पर्दा करती हैं, इवन कि वो पर्दा करते हुए भी बाहर निकल सकती हैं, पढ़ सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पे मिसाल इस वजह से दी गई है कि ऐसी ख़वातीन जो होती हैं वो घर से इतना ज़्यादा बाहर नहीं निकलती और लॉ और इन सारी चीज़ों में नहीं पढ़ती। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि ऐसी ख़वातीन का फ़ायदा उठाते हुए कुछ लोग क्या करते हैं कि वो इनको ये पेपर्स पे साइन करवा लेते हैं और वो उस टाइम क्या बोलते हैं कि भाई ये सिर्फ पावर ऑफ अटॉर्नी है कि आप जो है वो मुझे इस ज़मीन का जो है वो थोड़ा रखवाला बना रही हैं कि इस पर कोई केस हो, कोई ऐसी चीज़ें हो तो मैं जाके अदालत को फेस कर लूँ, वकीलों से मिल लूँ, लोगों से मिल लूँ, आपकी तरफ से केस परसू कर लूँ। लेकिन यहाँ पर जो बंदा होता है बदनीयती पे शामिल अगर वो बंदा है तो वो क्या करेगा, वो पावर ऑफ अटॉर्नी की जगह असली पेपर जो है वो साइन करवा लेगा। और जब वो असली पेपर साइन करवा लेगा फिर जब अदालत में केस जाएगा तो फिर अगर ये पेरेस्टेनियन लेडी खुद जाके भी केस करती हैं तो वहाँ पर ये साबित करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा कि ये पावर ऑफ अटर्नी बोल के साइन करवाया गया था। तो इसमें वो बंदा जो बंदे पे मुश्तमिल था वो इस पूरी जो ज़मीन है उस पर कब्ज़ा कर लेगा और सारी चीज़ें कर लेंगी और बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हो जाएंगे। इसलिए आप एजुकेट करें अपने पेरेंट्स को भी, सबको भी, कि कभी आप किसी पेपर पे साइन करने जाएं, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाएं, इवन के कहीं भी जाएं, अगर किसी भी सिंपल से पेपर पे साइन कर रहे हैं तो घर में से किसी पढ़े लिखे बंदे को लेकर जाएं। और आजकल आमतौर पे मोबाइल हर किसी को चलाना आता है, मोबाइल पर तस्वीर खींचें, व्हाट्सएप करें और व्हाट्सएप करके चेक करें एंड देन आप उनको अलाउ करें कि वो फीस वगैरह पे उस पर साइन करें या नहीं करें। अब यहाँ पर है रजिस्टर्ड सेल डीड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट के सेल डीड के ऊपर जितने भी केसेस वगैरह आएंगे तो उस पर जो है वो अदालत पे केस वगैरह पे जो है वो कोर्ट की फ़ीस जो है वो लागू होगी। ऐसा नहीं कि अगर वो झूठी कोई सेल डीड लेकर आया तो उस पर केस नहीं होगा, कोई सच्ची सेल डीड लेकर आया तो उस पर केस नहीं होगा। जिस तरीके का भी केस अदालत में आएगा सेल डीड के हवाले से तो उसमें कोर्ट की फ़ीस जो है वो देना होगी, क्योंकि कोर्ट इन्वॉल्व हो रहा है, सारी मशीनरी इन्वॉल्व हो रही है और उस पर सारी फ़ीस वगैरह जो है वो एप्लीकेबल होगी। तो गाइज़ ये था आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही। दुआओं में याद रखिए।